नमस्कार दोस्तों, जय जय सिया राम। आज गुरु पूर्णिमा है और वैसे तो मैं कई चैनल्स पर ख़ास तौर से प्रारब्ध के माध्यम से आप लोगों से बात करता ही हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने डिमांड की, बहुत लोगों का सुझाव आया, बहुत लोगों का सजेशन आया कि आप अपना भी चैनल शुरू कीजिए और उस पर अलग से भी कुछ कंटेंट क्रिएट कीजिए। एक चैनल बहुत पहले बनाया था मैंने व्यालोक के नाम से, व्यालोक वाणी के नाम से, और उस पर कंटेंट फिर डाल नहीं पाया क्योंकि एक बार मैं करीब 7-8 साल पहले मैंने सोचा था। तो एक निरंतरता जो होती है, एक स्थैर्य जो होता है स्वभाव में, वह स्वभाव नहीं है और इतना अधिक कंटेंट जनरेट हो रहा है कि एक मेरे होने न होने से होता है क्या काम, दुनिया का यूं भी तो चल जाएगा। फिर समझ में आया कि और कुछ नहीं तो स्वांतः सुखाय इसको किया जा सकता है, क्योंकि आपके मन में जितनी बातें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं उसका कहीं ना कहीं कैथारसिस होना ज़रूरी है, जिसको कैथारसिस का हिंदी अनुवाद बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है। और हिंदी अनुवाद से याद आया कि मैं इस पर उन पत्रकारों से भी बात करूंगा जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है या जो सचमुच इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भाषा पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा नुकसान जिस चीज़ का हो रहा है पत्रकारिता में वो भाषा का हो रहा है। यूँ मान लिया गया है इसको कि अब हमारे संचार में भाषा की कोई भूमिका नहीं है, अब वो सारा कुछ तकनीक कर दे रही है या वीडियोज़ कर दे रहे हैं, फ़ोटोज़ कर दे रहे हैं। और ये बड़ी डरावनी स्थिति है कि अगर किसी संस्कृति से, किसी समुदाय से उसकी भाषा ही छीन ली जाए या वह समुदाय खुद ही अपनी भाषा को मारने को तैयार हो जाए। और हिंदी के साथ यही हो रहा है। और हिंदी के साथ उसकी कई, वो जो बड़ा सा परिवार है उसमें कई सारी और जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, बच्चिका है, राजस्थानी है, वगैरह वगैरह। इन सब की मौत तो मतलब और तेज़ी से हो रही है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास 2500-3000 भाषाएं हैं, लेकिन ऐसा अब है नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कई भाषाएं ख़त्म हो चुकी हैं, कई ख़त्म होने के कगार पर हैं। किसी को 200 लोग बोल रहे हैं, किसी को 500, किसी को 1000। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये दरअसल सफाई शुरू हुई थी कि आज फिर से YouTube पर मुखातिब होने का क्या मतलब है। तो साहब देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं और क्यों आपको इतने कंटेंट की भीड़ में मुझे देखना या सुनना चाहिए, उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, किसी को भी, मतलब न तो अपने समवयस्कों को, न छोटों को, न किसी को। न तो मैं मोटिवेटर हूँ, न मैं उपदेशक हूँ, न प्रचारक हूँ, न कोई भी ऐसा खांचा नहीं है जिसमें मैं आपसे कोई फिट हो सकूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपली अभी जो मेरी जर्नी चल रही है लाइफ की, उसमें एक ख़ास दौर आता है व्यक्ति का 20 से 30 तक, और ख़ास तौर से 24 से 34 का जो साल होता है, उसमें जो मनुष्य गलतियां करता है, जो गलत फैसले लेता है, उसमें मुझसे क्या क्या हुआ, मैं केवल वो अनुभव साझा करूंगा, ताकि आप अगर उसी स्थिति में हैं, उसी पेशे में हैं, उसी ब्रांड में हैं, तो आपको यह एक रेफरेंस पॉइंट मिले कि वो ऐसी स्थिति भी आ सकती है और वैसी जगह भी आदमी कुछ करता है। इसके अलावा दूसरा ये है मेरा पर्पस या जो भी, कि बहुत सारी बातें जो लिखी नहीं जा सकती हैं उनको बोलने के फॉर्म में कहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो पहुंचनी चाहिए लोगों तक। 2014 के बाद जो नव हिंदू वर्ग तैयार हुआ है, जैसा कहा जाता है, और मजाक में ही कहा जाता है या झगड़े में कहा जाता है कि 2014 के बाद इस देश में नव हिंदू बहुत पैदा हुए।
तो उनके लिए भी मैं एक दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ, और उन लोगों के लिए भी जो लगातार, जिन्होंने वाजपेयी का भी दौर देखा है या उसके पहले भी देखा है, या फिर जो इन्होंने पत्रकारिता में वो दौर देखा है कि आप पूरे के पूरे फ्लोर पर आप अकेले होते थे जो टीका लगा के जाते थे या कलावा लगा के पहन के जाते थे। अब तो ये सब फैशन स्टेटमेंट भी है, टीका, कलावा, शिखा, धोती। डीयू में लड़के धोती पहन कर जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, भजन मेट्रो में हो रहा है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारी पीढ़ी जो है वह सबसे भाग्यशाली भी है, दुर्भाग्यशाली भी है, सबसे महान भी है और सबसे ओछी भी है। वह ये इसलिए है क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब बारिश हो, गर्मी हो, 6-6 घंटे लाइन में लग के हम लोग एक गैस सिलेंडर लाए हैं। 4-4 किलोमीटर दूर गैस गोदाम होता था। कई बार लाइन में लग के सिलेंडर नहीं मिला है, वो भी लाए हैं। आज के दौर में जब एक फ़ोन पर सब कुछ अवेलेबल है तो कौन इन बातों को कपोल कल्पित नहीं मानेगा, या कौन इन बातों को अर्बन लेजेंड मानकर खारिज नहीं कर देगा। हमारी पीढ़ी वो है जिसने अंतर्देशीय भी देखा है, लिफाफा भी देखा है, चिट्ठियाँ लिखी भी हैं, राखियाँ उनसे उसको मिली भी हैं। उसके बाद कुरियर का दौर हमने देखा, और फिर आज जब सेकेंड्स में चीज़ें पहुंच रही हैं और एक दिन के अंदर, महानगरों में तो एक दिन के अंदर आदान प्रदान हो जा रहा है। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो हमारी पीढ़ी वो है जो बाप से भी डरती है और बेटों से भी डरती है शायद, या बेटियों से, क्योंकि एक बोझ है। हम लोगों ने पिटाई खाई अपने परिवार में, और कोई भी पीट सकता था, उसमें कोई विभेद नहीं था कि चाचा है तो नहीं मारेंगे और मामा है तो नहीं मारेंगे। मामाओं के बारे में एक कहावत थी कि भांजे को अगर मारेंगे तो बुढ़ापे में हाथ कांपेगा। मेरे किसी मामा के हाथ नहीं कांप रहे हैं। हालांकि बड़े मामा ने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके अलावा तीनों मामा ने कहीं ना कहीं हाथ साफ किया है। तो ये क्यों होता था, और वो जो पूरा संयुक्त परिवार का ताना बाना था, हमने वो भी देखा है। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में नानी गांव जाते थे और वहाँ छत पर से पुआल पर कूदते थे, या इस तरह के हमारे एडवेंचर हुआ करते थे। आज के बच्चों के पास टीवी पर गेम है और पता नहीं प्ले स्टेशन पर गेम है। फिजिकल टच छूट रहा है। मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है मिल रही है। या तो कंक्रीट मिल रहा है या फिर संगमरमर मिल रहा है। जो बच्चे महानगर में हैं उनको कबूतर जैसे फ्लैट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा वो अगर निकलते हैं तो जब तक फील्ड में न जाएं तब तक तो उनको नीचे भी ज़मीन नहीं है। तो एक दौर है जिसमें बहुत चीज़ें छूट भी रही हैं, बहुत चीज़ें जुड़ भी रही हैं। और मैं कोई नॉस्टैल्जिक नहीं प्रतीत होना चाहता हूँ, कोई रोंदू नहीं प्रतीत होना चाहता हूँ, लेकिन ये वो दौर है जब हमारी जेन जी जिसको कहा जाता है, जो अभी 20 से 30 के, उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब। और ये हमारी पहली पीढ़ी है जहाँ से कम्युनिकेशन गायब हो रहा है। वह अपने पिता से नहीं बतिया पाता है, माँ से नहीं बात कर पाता है, क्योंकि दोनों व्यस्त हैं पैसा कमाने में, उसका भविष्य सुनिश्चित करने में। जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि भविष्य सुनिश्चित करना अब उनका जिम्मा नहीं रह गया है, और समय की करवट बहुत आगे बदल चुकी है। समय ने बहुत दूर की करवट ले ली है। तो ये जितनी बातें मैंने अभी तक कही हैं, तो इसमें राजनीति भी आएगी, मेरा पत्रकारिता का अनुभव भी आएगा, और आएगा जो डेली लाइफ में हम लोगों ने जो झेला है या देखा है। कई मित्र कहते हैं कि उन्हें एडिक्शन पर भी बात करनी चाहिए मुझे। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत करता हूँ मैं बहुत सी सारी चीज़ों से, लेकिन एडिक्शन पर अभी 3-4 महीने 6 महीने और बोलने का अधिकारी नहीं हूँ मैं। उसके बाद जब हो जाऊँगा तो बोलूँगा, क्योंकि उसका जो संघर्ष होता है और जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग लेवल पर आपको ले जाती हैं।
और आप कई लोगों को देखते हैं, कई दोस्त होते हैं, कई यार होते हैं जो इसकी भेंट चढ़ गए। और जब आप 40 पहुँचते पहुँचते आप देखते हैं कि आपके करीब दर्जन भर मित्र इस दुनिया में नहीं हैं, और जो बहुत करीबी ऐसे दर्जन मित्र, और बाकी तो जान पहचान में शायद ये संख्या 40-50 की हो गई होगी। तो एक पूरा चक्र जब आपको लगता है कि आपने तय कर लिया है, तो उसे बांटने का, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। और शायद इसीलिए ये नया मैंने शुरू किया है। इस पर सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस पर आप अपनी पसंद के विषय देंगे तो भी और मज़ा आएगा। ख़ास कर इस पर अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। लेकिन अब से अच्छा, इसकी दूसरी खासियत जो होगी कि ये इसका कोई समय नहीं है, कोई नियत नहीं है। हो सकता है किसी एक सप्ताह में बॉम्बार्ड कर डालूँ कंटेंट से, हो सकता है 2-3 सप्ताह ना हो। तो इसलिए जो भी जुड़ेंगे वो मेरे शुभचिंतक ही होंगे।